रुद्र एक वीर योद्धा एपिसोड 92। रुद्रांश के शरीर में आयाम की शक्तियों का प्रवेश होते ही एक अनोखा परिवर्तन हुआ। उस शक्ति का दुष्प्रभाव रुद्रांश के शरीर पर भी पड़ा, जिसकी वजह से रुद्रांश के शरीर में स्थित नागराज वासुकी का दिव्य रक्त फिर से जागृत हो गई और रुद्रांश के शरीर को उस शक्ति के अनुकूल बनाने में लग गई। इसके बाद वह ऊर्जा नाग धीरे धीरे रुद्रांश के शरीर के चारों तरफ घूमने लगा और फिर एक फूंकार के साथ सीधे रुद्रांश के माथे में घुस गया। इसके तुरंत बाद रुद्रांश की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं। अब वह तेजी से सांस ले रहा था। उसके चारों तरफ जो आभामंडल फैली हुई थी वह धीरे धीरे धीमी पड़ने लगी और फिर कुछ ही पलों बाद उसके चारों तरफ सारी ऊर्जा फिर से उसके शरीर के अंदर समा गई। उसकी त्वचा भी अब सामान्य हो गया था। इसके बाद रुद्रांश अपना होश खोने लगा और धीरे धीरे वहीं ही जमीन पर लड़खड़ाते हुए गिर गया। जब विभ्रांत ने ये देखा तो उसके चेहरे पर थोड़ी सी परेशानी और चिंता भी नजर आने लगी। उसने अपनी आत्मीय ऊर्जा को रुद्रांश के शरीर के अंदर समाहित करके उसकी जांच करने लगा। तब उसकी आंखें चमक उठी। उसने देखा कि रुद्रांश के शरीर में धीरे धीरे वही काले रंग की ऊर्जा जो उसने रुद्रांश के शरीर में प्रवेश कराई थी वह अब रुद्रांश के शरीर में हर अंग के साथ मिलने लगी है। इसे देखकर वह खुश हो गया और बोला, रुद्रांश तुम कामयाब हो गए, बस कुछ देर और फिर तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। इतना कहकर विभ्रांत ने अपने हाथ उठाया और रुद्रांश के माथे पर रख दिया। वह ये साफ साफ महसूस कर पा रहा था कि रुद्रांश के शरीर में कुछ हद तक शक्तियों की कमी हो गई है, जिसकी वजह से रुद्रांश बेहोश हो गया है। इसलिए उसने रुद्रांश के शरीर में कुछ ऊर्जा भेज दी। रुद्रांश को बेहोश हुए एक दिन बीत गया। एक दिन बाद रुद्रांश अभी तक उसी जगह पर बेहोश पड़ा हुआ था। कुछ पल बाद रुद्रांश को धीरे धीरे होश आना शुरू हो गया। जब वह अपने होश में आया तो उसको अपने शरीर में बहुत तेज दर्द महसूस हुआ। इसकी वजह से वह अपने सर को दोनों हाथों से पकड़ लिया। आह, ये दर्द, रुद्रांश ने पीड़ा के साथ कहा। रुद्रांश तेज तेज सांस ले रहा था और फिर धीरे धीरे वह महसूस करने लगा कि उस अजीब शक्ति का नियंत्रण उसके शरीर में फैलने लगा है, जिसकी वजह से उसे याद आया कि उसके बेहोश होने से पहले क्या हुआ था। यह महसूस करते ही रुद्रांश ने अपने शरीर को जांचना शुरू कर दिया। उसने महसूस किया कि उसके शरीर के अंदर वह शक्ति पूरी तरह से विलीन हो चुकी है और उसके शरीर के अनुरूप ढल रही है। उसकी नसों में खिंचाव महसूस हो रहा था, लेकिन अब वह इसे सहन कर पा रहा था। धीरे धीरे वह शक्ति उसकी हड्डियों, मांसपेशियों और फिर उसके पूरे शरीर में फैलने लगी। अब उसे महसूस हुआ कि जैसे वह कोई भौतिक शरीर नहीं रहा, बल्कि वह खुद एक आयाम बन गया हो। इस बदलाव के साथ रुद्रांश को एहसास हुआ कि अब उसका शरीर पूरी तरह से आयाम की शक्ति से भर चुका है। वह अपने अंदर की नई ताकत को महसूस कर सकता था, लेकिन ये शक्ति अभी भी पूरी तरह से सक्रिय नहीं हुई थी। उसके शरीर में एक हल्की सी कंपकंपी थी, जैसे किसी शक्ति को नियंत्रित करने की प्रक्रिया चल रही हो। आखिरकार रुद्रांश ने खुद को पूरी तरह से शांत किया और शांत हो गया। अब वह जानता था कि यह शक्ति उसे बहुत कुछ दे सकती है, लेकिन उसे इसका सही उपयोग करना सीखना होगा। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें घुमाई और विभ्रांत की ओर देखा, जो अब एक गहरी मुस्कान के साथ उसे देख रहा था। रुद्रांश के जागते ही वहां पर फिर से विभ्रांत की आवाज सुनाई दी, तो रुद्रांश, आखिरकार तुम जाग ही गए। ये कहते वक्त उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। जब रुद्रांश ने विभ्रांत की बात सुनी तो वह उसकी तरफ देखने लगा। रुद्रांश के चेहरे पर बहुत सारे सवाल थे जो वह विभ्रांत से पूछना चाहता था। रुद्रांश के चेहरे के भाव को देखकर विभ्रांत समझ गया कि रुद्रांश को अब कुछ समझ नहीं आ रहा है, जिसे महसूस कर विभ्रांत ने आगे बढ़ते हुए रुद्रांश से बोला, रुद्रांश तुम ज्यादा चिंता मत करो। मैंने तुम्हें जो शक्ति दी है वह अब तुम्हारे शरीर में विलीन हो चुकी है, और इसमें तुम्हारी मदद तुम्हारी रक्त रेखा ने की है। जब रुद्रांश ने विभ्रांत के मुंह से रक्त रेखा शब्द सुना तो वह चौंक गया। अब उसे डर भी लग रहा था कि कहीं इससे उसकी कोई परेशानी न आ जाए। सुनीता ने उसे कहा था कि किसी के सामने भी अपनी रक्त रेखा और युद्ध आत्मा का प्रदर्शन ना करें। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि विभ्रांत को ये कैसे पता चला। इस वजह से रुद्रांश हर परिस्थिति के लिए तैयार हो गया और विभ्रांत की तरफ देखते हुए कुछ बोलने की कोशिश की।
लेकिन तभी विभ्रांत ने रुद्रांश के चेहरे के उड़े हुए भाव देखकर मुस्कुराते हुए अपना हाथ हिलाया और बोला, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे क्या पूछना चाहते हो, यही ना कि मैं तुम्हारी रक्त रेखा के बारे में कैसे जानता हूं। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे रक्त रेखा बारे में किसी को कुछ बताने नहीं वाला। वैसे भी अब जब तुमने मेरी विरासत को प्राप्त कर लिया है तो अब मैं शांति से इस दुनिया से जा सकता हूं। और रही बात तुम्हारे रक्त रेखा की, यह कहकर विभ्रांत थोड़ी देर चुप रहा, लेकिन उसका चेहरा गंभीरता से भर गया था। याद रखना रुद्रांश, तुम्हारी रक्त रेखा कोई साधारण रक्त रेखा नहीं है। मुझे लगता है तुम्हें इसके बारे में पहले से ही पता है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एक सलाह देता हूं। तुम कभी भी किसी के सामने अपनी युद्ध आत्मा का प्रयोग मत करना, खासकर अपने दुश्मनों के सामने। नहीं तो तुम बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे। हो सकता है तुम्हारे करीबी भी मुसीबत में पड़ जाएं। जब रुद्रांश ने विभ्रांत के मुंह से यह सभी बातें सुनी तो उसने एक गहरी सांस लिया, लेकिन अब उसे कुछ संदेह होने लगा। उसने सोचा, लीडर विभ्रांत मेरे रक्त रेखा बारे में इतना कुछ कैसे जानते हैं, कहीं ये पहले किसी ऐसे रक्त रेखा के धारक से तो नहीं मिले हैं। यह महसूस करते ही रुद्रांश की आंखें चमक उठीं और फिर वह विभ्रांत की तरफ देखते हुए बोला, लीडर विभ्रांत, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं। ये कहकर वह विभ्रांत की तरफ बड़ी ही उम्मीद के साथ देखने लगा। जब विभ्रांत ने रुद्रांश की आंखों के भाव देखे तो वह एक पल के लिए चुप हो गया। फिर उसने अपना सिर सहमति में हिला दिया। जब रुद्रांश ने देखा कि विभ्रांत ने उसकी बात पर मंजूरी दे दी है तो उसने विभ्रांत की तरफ देखते हुए और थोड़ी हिचकिचाते हुए बोला, लीडर विभ्रांत, क्या आपने पहले कभी ऐसे इंसान से मिले हैं जो इस रक्त रेखा के धारक हों। रुद्रांश की बात सुनकर विभ्रांत की आंखें सिकुड़ गई। अब उसे रुद्रांश की बातों पर थोड़ा शक होने लगा था। फिर उसने रुद्रांश की तरफ देखकर एक उलझन भरी स्वर में रुद्रांश से कहा, हाँ बिल्कुल। लेकिन तुम ये क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें तो ये पहले से पता होनी चाहिए। फिर जैसे विभ्रांत को कुछ समझ में आया हो और उसने रुद्रांश की तरफ देखते हुए थोड़े गंभीर स्वर में पूछा, रुद्रांश मुझे बताओ, तुम्हारे परिवार के साथ क्या हुआ है? विभ्रांत की बात सुनकर रुद्रांश हैरान रह गया। उसे यह उम्मीद नहीं थी कि विभ्रांत को इतना अंदाजा हो जाएगा। फिर रुद्रांश ने अपने परिवार और अपने साम्राज्य के बारे में विभ्रांत को बताया। लेकिन रुद्रांश ने उस लाल रंग के लॉकेट के बारे में कुछ भी नहीं बताया। वैसे तो रुद्रांश किसी को भी इसके बारे में नहीं बताता, लेकिन क्योंकि विभ्रांत एक मृत व्यक्ति के आत्मा का एक छोटा सा अंश था और तो और विरासत के मिल जाने के बाद वह अब इस जगह पर ज्यादा देर रुक नहीं सकता था, तो उसके रहस्य को किसी और के पास जाने का कोई संभावना ही नहीं था। इसलिए रुद्रांश ने विभ्रांत को सब कुछ बताने का निश्चय किया। इसके पीछे रुद्रांश का एक और स्वार्थ भी था। दरअसल रुद्रांश को ये जानना था कि उसके परिवार के साथ वह सब करने वाला आखिर है कौन। रुद्रांश को यह उम्मीद थी कि शायद विभ्रांत उसे कुछ बता सके। जब विभ्रांत ने रुद्रांश के सभी बातें सुनी तब उसकी आंखों में हल्की नामी नजर आने लगी, लेकिन उसने रुद्रांश के सामने ये प्रदर्शित नहीं किया। अब उसको सब कुछ समझ में आ गया था कि रुद्रांश क्यों उसे वह सवाल पूछा था। फिर विभ्रांत ने एक गहरी सांस ली और रुद्रांश की तरफ देखकर दुख के साथ और गुस्से में बोला, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि वह लोग ये सब करने में सफल हो गए। फिर विभ्रांत ने रुद्रांश की तरफ एक दया भरी नजर डाली। उसको अब बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा था रुद्रांश के बारे में जानकर। विभ्रांत की बात खत्म होते ही रुद्रांश ने विभ्रांत की तरफ देखते हुए उससे पूछा, वरिष्ठ विभ्रांत, आपने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया। क्या आपने पहले भी कभी इस रक्त रेखा के धारक को देखा है? रुद्रांश की बात सुनकर विभ्रांत ने एक गहरी सांस ली और फिर रुद्रांश की तरफ देखते हुए बोला, हाँ बिल्कुल, मैं एक इंसान को देखा था, लेकिन मैं तुम्हें उनके बारे में नहीं बता सकता, इससे तुम्हें नुकसान पहुंच सकता है। रुद्रांश विभ्रांत की बात सुनकर थोड़ा निराश हुआ। जब विभ्रांत ने रुद्रांश का निराशा से भरा चेहरा देखा तो उसने आहें भरी और फिर रुद्रांश की तरफ देखते हुए बोला, देखो रुद्रांश, तुम मुझे गलत मत समझना। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता, लेकिन तुम अभी बहुत ही कमजोर हो, इससे तुम्हें नुकसान पहुंच सकता है। पर मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूं। तुम उन लोगों से बच कर रहना जिनके शरीर पर काले बिच्छू का निशान हो। ये कहते हुए विभ्रांत की आत्मा धीरे धीरे अदृश्य होने लगी। जब रुद्रांश ने विभ्रांत की बात सुनी तो वह उलझन में पड़ गया।
लेकिन अभी वह विभ्रांत से कुछ पूछता कि उसने देखा। विभ्रांत की आत्मा धीरे धीरे गायब होने लगी है। विभ्रांत को भी यह अब महसूस हो गया था कि अब वह यहाँ पर ज्यादा देर तक रुक नहीं सकता। तब उसके चेहरे पर एक कड़वाहट भरी मुस्कान आ गई और फिर वह रुद्रांश की तरफ देखते हुए बोला, मेरे बच्चे, तुम उसके वंशज हो जो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। कभी भी अपना हिम्मत मत हारना और मैं आशा करता हूं कि तुम अपने लक्ष्य पर कामयाब हो। इसके बाद विवरणत में रुद्रांश से बोला, और हाँ, मेरे जाने के बाद तुम उस पत्थर को तोड़ देना, उस पत्थर के नीचे मेरा पार्थिव शरीर पड़ा हुआ है। अब तुम यह मेरी आखिरी ख्वाहिश समझ सकते हो। तुम मेरे पार्थिव शरीर से बहुत सी ऐसी दवाएं बना सकते हो जिससे तुम्हारे शरीर के युद्ध स्तर में वृद्धि हो सकती है। मैंने अपने जीवन में हर उस शक्ति से लड़ा है जो इस दुनिया को नष्ट करना चाहते थे। और मुझे पता है मेरे जाने के बाद यहाँ पर उन दुष्ट शक्तियों में से कोई आ सकता है और मैं नहीं चाहता कि मेरा शरीर उन लोगों के काम आए। इसलिए मेरी तुमसे ये गुजारिश है कि कभी भी मेरे शरीर को उनके हाथ लगने मत देना। अगर तुम चाहो तो इससे तुम अपने युद्ध स्तर को बढ़ा सकते हो। ये कहते वक्त विभ्रांत के चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान थी, जैसे वह इस दुनिया को आखिरी बार अलविदा कह रहा हो। विभ्रांत की बात सुनकर रुद्रांश के चेहरे पर हल्की सी उदासी छा गई और उसके मन में विभ्रांत के प्रति सम्मान का भाव आ गया। एक ऐसा इंसान जो कि इतने बड़े सम्राट होकर भी अपने बारे में सोचने से पहले दुनिया के बारे में सोचता हो और उसके लिए अपनी जान भी गंवाया हो, ऐसे इंसान के लिए रुद्रांश अपने दिल में गहराई से सम्मान करता था। उसने विभ्रांत की तरफ देखते हुए गंभीर स्वर में और दृढ़ता के साथ कहा, लीडर विभ्रांत, आप चिंता ना करें। मैं आपसे वादा करता हूं, आपका पार्थिव शरीर किसी भी बुरे काम में नहीं आएगा। उस शरीर की शक्ति सिर्फ और सिर्फ अच्छे कामों में ही आएगा। ये कहते वक्त रुद्रांश के आंखें भी अब नाम हो गए थे। पता नहीं क्यों, लेकिन उसका मन अब विभ्रांत को देखकर द्रवित हो गया था। रुद्रांश की बात सुनकर विभ्रांत के चेहरे पर एक संतुष्टि भरी मुस्कान आ गई। इसके बाद विभ्रांत की आत्मा धीरे धीरे उस जगह से गायब हो गया और वहां पर अब सिर्फ शून्यता ही रह गया। विभ्रांत के जाने के बाद रुद्रांश ने दृढ़ स्वर के साथ कहा, मैं आपसे वादा करता हूं लीडर विभ्रांत, मैं उन सभी को सजा दूंगा जो इस दुनिया को मिटाना चाहते हैं। रुद्रांश को अब तक ये पता चल चुका था कि यह वही लोग हैं जिन्होंने उसके परिवार को नष्ट किया था। अब उसके चेहरे पर उन लोगों के प्रति घृणा और गुस्सा साफ नजर आ रहा था। फिर रुद्रांश ने एक गहरी सांस ली और उस पत्थर की तरफ जाने लगा जहां पर उसने अपना अष्टकोणीय पत्थर लगाया था। जब रुद्रांश वहां पहुंचा तो उसने देखा कि उस पत्थर में जो 5 निशान बने हुए थे उनमें से 4 बिल्कुल तेजहीन हो गए थे। अब सिर्फ उसका अष्टकोणीय पत्थर ही सुरक्षित और चमकदार था। जब उसने ये देखा तो वह समझ गया कि उसके दोस्तों ने अपने अपने विरासत प्राप्त कर लिए हैं। फिर उसने अपनी हाथ को ऊपर उठाया, इसके बाद उसके हाथ ड्रैगन के हाथ में बदल गए जिसके अंदर थोड़ी सी कली ऊर्जा भी समाहित हुई थी। फिर उसने उस हाथ को एक मुट्ठी बनाया और एक मुक्का उस बड़े से पत्थर के ऊपर जड़ दिया। उस पत्थर पर उसका मुक्का लगते ही वहां पर एक तेज धमाका सुनाई दिया। इसके बाद वह पत्थर धीरे धीरे चटकने लगा। उसके बीचों बीच दरार आने लगी और कुछ ही देर में उसे पत्थर की दरें और भी चौड़ी हो गई। इसके बाद वह पत्थर एक तेज आवाज के साथ टुकड़ों में बिखर गया, जिसे देखकर रुद्रांश ने मन ही मन कहा, तो जैसा कि मैंने सोचा था, ये पत्थर भी आयाम की शक्तियों से भरा हुआ था। फिर उसने एक गहरी सांस ली और उसे जगह पर देखने लगा जहां पर वह पत्थर टूटकर बिखर गया था। जब रुद्रांश ने उस जगह पर देखा तो उसे दिखा वहां पर एक बड़ा सा ताबूत था जिसके अंदर एक राजसी कपड़े पहने व्यक्ति का कंकाल पड़ा हुआ था जो बहुत ही ज्यादा भव्य दिख रहा था। उस कंकाल के बगल में राजसी दिखने वाला एक सुंदर सा काले रंग का राजदंड था, जो दिखने में बहुत ही ज्यादा रहस्यमय दिख रहा था। जब रुद्रांश ने अपनी आंखों की शक्ति से उसका निरीक्षण किया तो उसको कुछ बहुत ही दिलचस्प नजर आया। क्या नजर आया रुद्रांश को उस राजदंड में? क्या करेगा रुद्रांश उस कंकाल